फेवर रिवील हो चुका है, एक रेसलमेनिया का मैच कैंसिल हो चुका है, रोस्टिंग चल रही है भाई शो के ऊपर, मॉन्स्टर्स की लड़ाई हो रही है, डिस्ट्रक्शन चल रहा है, तो भाई सबके ऊपर जो है डिटेल में बात करते हैं। स्मैकडाउन जो है बहुत ही बढ़िया था इस बार का, जो कि शिकागो से हो रहा था भाई। अब शिकागो से हो रहा है तो ऑब्वियसली सीएम पंक आएंगे, तो यहाँ पर जो है मॉन्स्टर्स के बीच ब्रॉल हुई थी, एले नाइट और तमा तोंगा का मैच हुआ था, टैग टीम एक्शन देखने को मिला, डेब्यूज हुए, तो भाई बहुत ही मजा आया स्मैकडाउन के ऊपर। स्मैकडाउन की शुरुआत होती है शिकागो के क्राउड के साथ, सीएम पंक का गाना बजता है, सीएम पंक अपने घर में वापस आते हैं और आते ही भाई वो यहाँ पर गुणगान करने लगते हैं अपने गांव का, भाई मतलब अपने ही शहर का, क्योंकि वो शिकागो के हैं भाई। कैमरा लेकर सबको दिखाने लगते हैं कि देखो ये है सबसे बेहतरीन क्राउड। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया जा रहा हूँ। उसके बाद भाई वो द रॉक वाला गूज बम्स वाला सीन करते हैं कि देख मुझे भी गूज बम्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन आ जाते हैं और वो पूछते हैं, पॉल हेमन कहते हैं कि देखो रोमन रेंस यहाँ पर नहीं है और वो जो है काफी गुस्से में है, कृपया करके तुम मुझे बता दो कि वो फेवर क्या है जो मुझे तुम्हें देना है। सीएम पंक कहते हैं कि एक मिनट, तुमने कहा कि रोमन रेंस यहाँ पर नहीं है, वो जो भी फेवर है वो उसके बिजनेस से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो उसे थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और वो सुने वो फेवर, मैं उसके सामने अपना फेवर बताना चाहूंगा, तो क्यों ना तुम आज उसे बुलाओ यहाँ पर, मेरे दोस्तों से मिलवाओ और फिर मैं फेवर बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? जब वो आ जाए तो मुझे बता दे। इसके बाद सीएम पंक यहाँ से चले जाते और पॉल हेमन बेचारे कंफ्यूज हो जाते कि अब मैं क्या करूँ। पॉल हेमन बैक स्टेज में जाकर इंतजार करने लगते हैं रोमन रेंस के आने का और वहाँ पर ब्रायन सेक्सटन आकर उनसे इनका इंटरव्यू लेते हैं। हेमन कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये सब, कैमरा वाले यहाँ पे आओ, सुनो, फेवर कुछ भी हो मैं हाँ कहने वाला हूँ, वो चाहे कुछ भी मांगे मैं हाँ कहने वाला हूँ। देखो मेरा ट्राइबल चीफ आ गया। पॉल हेमन सोचता है कि ट्राइबल चीफ आ गया उसका, यानी कि रोमन रेंस, और वो लेकिन भाई अंदर से निकलता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस आकर कहता है सीएम पंक ने तुम्हारा कोई दिमाग खराब कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं भी वहां पर बैठकर सुनूंगा कि क्या है फेवर, ठीक है? तो मैं वेट करता हूँ। तो भाई कुछ भी हो, लेकिन सेथ रॉलिंस भाई बड़े मजे ले रहा है भाई यहाँ पर पॉल हेमन के। लेकिन यहाँ पर मेन इवेंट के लिए ये चीज सेट हो जाती है कि मेन इवेंट में रोमन रेंस आकर पूछेंगे सीएम पंक से। तो इसके बाद शो के ऊपर होता है एक डेब्यू रे फीनिक्स का, भाई वो एंट्रेंस का। इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, ये जो बंदा है ये रे फीनिक्स वो पेंटा का ही ब्रदर है, उसका भाई है, और इसके सामने भाई आज जो आया था वो एनएक्सटी का टैग टीम चैंपियन था, वो जिसका नाम नेथन फ्रेजर है। भाई फ्रेजर जो है मेंटोर मानता है सेथ रॉलिंस को। भाई देखो सेथ रॉलिंस की बात फिर से आ गई, और ऑफ कोर्स नॉट भाई उसकी परफॉर्मेंस में दिखा, भाई भले उसने एक बॉच कर दिया, तुम लोग सिर्फ उस बॉच के ऊपर ध्यान दे रहे हो, लेकिन भाई उसकी परफॉर्मेंस है, मैं भाई रे फिनिक्स की परफॉर्मेंस नहीं देख रहा था, मैं नेथन फ्रेजर की परफॉर्मेंस देख रहा था, और भाई वो काफी सिमिलर थी भाई सेथ रॉलिंस से, मतलब सेथ रॉलिंस के सारे मूव्स उसने भाई किए एक तरीके से, बस टॉम्प रह गई ना, तो भाई उसने नी स्ट्राइक लगाई और उसी तरीके से सेम रिवर्सल्स किए जैसे सेथ रॉलिंस करते हैं। फैल्कन एरो भाई टॉप रोप पर जाकर सुपलेक्स और फैल्कन एरो वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो हिट किया। तो भाई मुझे नेथन फ्रेजर की परफॉर्मेंस जो है ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि रे फिनिक्स को तो भाई मैं ऑलरेडी जो है वो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पर देख चुका हूँ, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो पेंटा जैसा ही है भाई, लेकिन पेंटा से बेहतर कर रहा है भाई। एक टाइम पर मुझे लगा जैसे कि भाई पेंटा जो है मास्क चेंज करके आ गया, क्योंकि इनकी वॉइस भी एक जैसी है। यहाँ पर मैच जीत तो जाते हैं, ऑफ कोर्स नॉट भाई, रे फिनिक्स को ही ओवर करने के लिए नेथन फ्रेजर को बुलाया गया था, तो यहाँ पर जीत गए भाई यहाँ पर रे फिनिक्स, और उसके बाद उन्होंने प्रोमो भी कट किया जो कि काफी अच्छा ही था। वैसे ही भाई पेंटा जैसी आवाज थी इसकी, और बोला मैं जो है सपना देख रहा था यहाँ पर आने का, मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं इस WWE की रिंग में आज आ सकूं और ये कह सकूं कि अब WWE मेरा है। तो भाई अच्छा डेब्यू हो गया भाई इस रे फिनिक्स का, अच्छी बात है भाई। ये देखकर भाई पीछे सैंटोस एस्कोबार बोला कि ये देखो क्या परफॉर्मेंस दी है इस बंदे ने, रे फिनिक्स ने, मैं ये ऐसी परफॉर्मेंस तुम दोनों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम दोनों कुछ करते ही नहीं हो। तो हुम्बर्टो कर लो कहता है कि ये क्या बकवास कर रहा है भाई, हुम्बर्टो कर लो थोड़ा हाईलाइट में आने लगा कि तुम देखो भाई इस फ्रेम में जो है सबसे ज्यादा कौन चमक रहा है, हुम्बर्टो भाई। वो ये कहता है कि मैं इससे बेहतर हूं, तो सैंटोस कहता है कि अच्छा ठीक है, तो इस बात को प्रूव करो, मैं निक ऑल्डिस से जाकर बात करता हूं और तुम्हारे लिए एक मैच सेटअप करवाता हूं अगेंस्ट रे फिनिक्स नेक्स्ट वीक, ओके? तो हुम्बर्टो कहते हैं कि ठीक है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं उससे बेहतर हूं। तो भाई मैं तो देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई ये बंदा दिखाए अपनी काबिलियत, भाई अमेजिंग मैच दे दे। अगली शो का जो है सबसे हाईलाइटेड मैच यही रहना चाहिए। मैं देखते हैं भाई हुम्बर्टो कर लो क्या करता है, वो अगले हफ्ते देखेंगे, अगले हफ्ते उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस हफ्ते भाई शो के ऊपर मॉन्स्टर्स का ब्रॉल होने वाला है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, नंबर 1 कंटेंडरशिप। उसके लिए ब्रॉन स्ट्रोमन का जो है इंटरव्यू लिया जाता है। ब्रॉन स्ट्रोमन वहां पर चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं उसे तबाह कर दूंगा। सोलो सिकोआ और तमा तोंगा आकर इंटरव्यू इंटरप्ट करते हैं, लेकिन वहां पर एलए नाइट आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ये दोनों आकर वहां पर तुम्हारा सत्यानाश करेंगे तो मैं वहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं आ जाऊंगा उसमें। लेकिन तभी वहां पर तमा तोंगा ये करने लगते, तो एलए नाइट कहते हैं कि क्या ये अल्लाह बल्ला कुछ भी करता रहता है, एक काम कर, वैसे भी तेरा मेरा बैच है आज, चल कंप्लीट करते हैं, तुझे दिखाता हूं कि ये गेम किसका है, एलए नाइट। जिसके बाद एलए नाइट अपनी एंट्रेंस करते हैं, तमा तोंगा अपनी एंट्रेंस करते हैं, एक बढ़िया सा मैच हमें देखने को मिलता है। सोलो सिकोआ ऑफ कोर्स नॉट भाई इस मैच में काफी इंटरप्शंस करते हैं भाई, जिसका फायदा तमा तोंगा थोड़ा बहुत उठा पाते हैं, लेकिन एलए नाइट भाई चालाक बंदा है, पहले से ही जो है ब्लड
लाइन के वो सारे रूल्स जानता है कि ब्लड लाइन किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अपनी फाइनल BFT हिट करके इस मैच को जीत जाता है और तमा तंगों को हराकर यहाँ से निकल लेता है। मैच जो है भाई ठीक ही ठाक था, मतलब कुछ खास नहीं था। मतलब इसके बाद जो है मार्क नैश भाई अनाउंस करते हैं इस लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच को। वैसे इनकी आवाज भाई काफी बेहतर है, मतलब भाई पुरानी वाइब्स आने लगती है WWE में, जैसे पहले वाली मतलब वैसे फील आते हैं कि भाई जैसे ये थोड़ा ओल्ड टाइप में अनाउंस कर रहा है, काफी अच्छा होता है। जेका फाटू आते हैं, उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं। अब तुम कहोगे भाई ये मैच तो काफी बाद हुआ था, लेकिन भाई मेरी तो आदत है भाई, मैं जो है सारी स्टोरीज को एक ही जगह पर रखता हूं कि अच्छे से समझा पाऊं। जहां पर ये मैच होता है और जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है भाई, स्टार्टिंग में ही जेका फाटू अपना मूल सॉल्ट हिट कर देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन बाहर चले जाते हैं। जेका फाटू यहाँ पर हिप अटैक करने जाते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन पलटवार करते हैं। वो अपनी ट्रेन चलाते हैं और ट्रेन से भाई बैरिकेड को तोड़ देते हैं। यहाँ पर काउंट होता है, लेकिन ये दोनों उठ जाते हैं। उसके बाद ऑडियंस के बीच जाकर भाई अगेन वो जो टेबल था उसके ऊपर सुप्लेक्स हिट करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन जेका फाटू के ऊपर, और शायद यहाँ पर ये मैच खत्म हो जाता है, लेकिन ये दोनों फिर से उठ जाते हैं भाई। और जैसे ही रिंग के अंदर जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, उन्होंने एक टेबल जचाया था, यानी कि खुद की मैया खुद ही खोद दी थी उन्होंने। उसके ऊपर जो है अचानक से जेका फाटू आकर हिप अटैक बजा देते हैं और टेबल के आर पार ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर 10 तक काउंट हो जाता है और जेका फाटू मैच को जीत जाते हैं। और क्योंकि ये नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच था और शायद इनकी राइवलरी का आखिरी मैच था, इसे जीतकर जेका फाटू को मिल चुकी है अपॉर्चुनिटी रेसलमेनिया में मैच करने की अगेंस्ट LA नाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। तो भाई ये मैच जो है सेटअप हो चुका है रेसलमेनिया के लिए, LA नाइट वर्सेस जेका फाटू, ये ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद शो के ऊपर होती है रोस्ट वॉर भाई। शार्लेट फेयर एंट्रेंस करती है, टिफानी स्ट्रैटन एंट्रेंस करती है, दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं। और भाई ऑनेस्ट थॉट बताऊंगा, जब स्टार्टिंग में मैंने देखा तो भाई मुझे ये कुछ भी खास नहीं लगा भाई, लेकिन बाद में जब इंटरनेट के ऊपर जो रिएक्शंस देखे उसके बाद मैंने ये दोबारा देखा भाई, उसके बाद अच्छा लगा। मैं यही बता रहा हूँ भाई और कुछ नहीं। यहाँ पर टिफानी स्ट्रैटन जो है आते ही कुक करने लगती है शार्लेट फ्लेयर को, और शार्लेट फ्लेयर को बूइंग मिलने लगती है बहुत ज्यादा। शार्लेट फ्लेयर भाई कहने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो चीजें भूल गई। अब बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सेगमेंट था वो अनस्क्रिप्टेड चला गया भाई। ये दोनों जो है अनस्क्रिप्टेड चले गए, स्क्रिप्ट की बातें इन्होंने कही नहीं, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई। अब पता नहीं है कितनी सच है या झूठ है, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को रोस्ट किया, कितनी पर्सनल ये लोग चली गई, तो शायद भाई ये अनस्क्रिप्टेड था। क्योंकि यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर ने कहा कि अगर तुम इतनी ही खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो टिफानी, मुझसे बेहतर हो, तो तुम्हारा जो लुडविक काइजर है वो मेरे डीएम्स में क्या कर रहा था, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। तो भाई यहाँ पर टिफानी कहते कि देखो तुम्हारा जो है एक ही रिकॉर्ड रहने वाला है, शार्लेट फ्लेयर जो है अपने बाप से सेकंड रहने वाली हो, जैसे तुम रेसलमेनिया में मुझसे सेकंड रहने वाली हो। और मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे डाइवोर्स वाली बात, यानी कि भाई वो यहाँ पर डाइवोर्स वाली बातें करती है। 0-3 तुम्हारा रिकॉर्ड रहने वाला है रेसलमेनिया के बाद भी और तुम्हारी लाइफ में भी, जहाँ पर फिर वो भाग जाते हैं ये बात कहकर, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट भाई, इसके बाद तो अगर शार्लेट को मिल जाती भाई टिफानी तो उसको बुरी तरीके से मारती। तो यहाँ पर भाई ये लोग काफी पर्सनल चले गए भाई, इन्होंने एक दूसरे को बुरी तरीके से रोस्ट किया, जो कि लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया भाई। मतलब नहीं है भाई, मुझे नहीं आया भाई पसंद में, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई इस मैच में, स्टोरी में। अगर इन्होंने गलती से अगर अच्छा मैच दे दिया तो भाई शायद कुछ हो सकता है, वरना तो भाई मैं बिल्कुल भी इस मैच के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, घंटा भी भाई, 0 भी भाई, कुछ भी नहीं भाई। इसके बाद शो के ऊपर नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होने वाला है, एक टैग टीम मैच। स्ट्रीट प्रॉफिट आते हैं क्योंकि वो इस मैच को बैठकर देखने वाले हैं। DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच ये मैच होता है, काफी बेहतरीन टीम एक्शन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अल्टीमेटली भाई सेफ्टी पैड्स निकल जाते हैं, एक रिंग कॉर्नर के एक टर्न बल के सेफ्टी पैड्स निकल जाते हैं, जिसके ऊपर तमाशो चंपर देकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर पलटवार कर देते हैं एलेक्स शेली। और उसके बाद जो है यहाँ पर अपना टैग टीम फिनिशर हिट करने जाते हैं DIY, लेकिन उसके बाद मोटर सिटी मशीन गन से अपना कमबैक करते हैं इस मैच में। और यहाँ पर काफी सारे रिवर्सल्स के बाद टमासो चंपा कवर करते हैं, वो भी एक डर्टी पिन करते हैं, जो रेफरी देख लेता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद टमासो चंपा भागकर जो है एक अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्रिस सेबन जो है हट जाते हैं और टर्न बकल के ऊपर जो नंगी टर्न बकल थी भाई उसके ऊपर जाकर सर लगता है। टमासो चंपा का एक पिन होता है क्रिस सेबन की तरफ से और इस मैच को जीतकर नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं मोटर सिटी मशीन गन्स। और वो जाकर एक फोटो शूट कराते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के सामने। और भाई ये मैच जो है कभी तो होगा, पता नहीं कब होगा। लेकिन इसके बाद शो के ऊपर आती है बी फैबुलस, वैसे ये उनका पूरा नाम है। उनका मैच अगेंस्ट नायोमी होने वाला है और वो नायोमी अपनी एंट्रेंस कर रही होती है। इस बार ज्यादा ग्लो नहीं होता है, लेकिन तभी पीछे से आकर जेड गार्गल अटैक कर देती है बुरी तरीके से इस नायोमी के ऊपर। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, नायोमी भागकर रिंग के अंदर जाती है, लेकिन रिंग के अंदर फिर बी फैब उनके ऊपर अटैक कर देती है। मैच स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर धोने लगती है बी फैब नायोमी को, लेकिन नायोमी बाद में यहाँ पर पलटवार करती है और अपना एक यूनिक फिनिशर हिट करते हैं, यानी कि एक जॉब ब्रेकर ही था, और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद कहने लगते हैं कि ये जेड गार्गल कहां भाग गया, वापस आना। और जैसे ही मुड़ते हैं जेड गार्गल पीछे से आकर एक बिग बूट बजाती है। उसके बाद इनका ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और जेड गार्गल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी धोने लगते हैं। जिसके बाद निक ऑल्डिस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि लेडीज देखो मेरे पास सोल्यूशन है इस चीज का, जो भी तुम लोग कर रहे हो। तुम दोनों का मैच होगा नायोमी वर्सेस जेड गार्गल इन रेसलमेनिया, ठीक है? अब ज्यादा मत लड़ो, चलो भागो। तो भाई इस वजह से इनका जो मैच है
वो ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया के लिए। और भाई सच में बताऊंगा इस मैच की जो है उस मैच से ज्यादा हाइप है, यानी कि टिफानी और शार्लेट का जो मैच है ना भाई उससे ज्यादा हाइप भाई इस मैच की है भाई, जहां तक मुझे लग रहा है। और एक यूनिक बात भाई पहली बार हो रहा है कि भाई कोई सिंगल्स मैच बिना टाइटल के हो रहा है वुमेन्स डिवीजन में रेसलमेनिया में, यानी कि रेसलमेनिया में ये पहला मैच होने वाला है जो किसी टाइटल के लिए नहीं है और 1-on-1 हो रहा है वुमेन्स डिवीजन में रेसलमेनिया में। ये कैसी अजीब सी बात है, क्योंकि भाई ये जो मैच है पहली बार जो है कोई सिंगल्स वुमेन्स मैच हो रहा है बिना किसी टाइटल के रेसलमेनिया में। ये पहली बार है कि कोई स्टोरी लाइन यानी कि कोई राइवलरी जाकर रही है रेसलमेनिया में आपस में। मतलब इसे समझाना काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन शायद तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर निक ऑल्डिस का जो काम है वो यहाँ तक खत्म नहीं होता है। वो रिंग के अंदर आते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो ये जो जॉब है वो काफी पसंद है मुझे ये सब करना, लेकिन आज अब जो कई बार जो है चीजें इस तरीके से हो जाती है कि ये काफी हेट भी लगता है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मतलब ये जॉब जो है काफी दुख देती है। और आज शायद वही एक दिन है, तो अब मैं नहीं जानता कि वो क्या कहेगा, लेकिन प्लीज वेलकम केविन ओवेंस। वो केविन ओवेंस को यहाँ पर बुलाते हैं। केविन ओवेंस भाई फिन बैलर के 10 साल पूरे हो चुके हैं, उसकी शर्ट पहन कर आए थे। ब्रेट हार्ट की वो एक हुडी पहन कर आए थे, उस वो रिंग के अंदर आते हैं और फिर वो एक काफी दिल दुखाने वाला भाई सच में भाई हार्ट ब्रेक हो गया ऐसी वो बातें कहते हैं। वो पहले तो भाई मुझे लग रहा था सच में भाई ये उल्लू बना रहा है, मतलब भाई सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उल्लू बना रहा है, ये रैंडी ऑर्टन के ऊपर चल रहा है। रैंडी ऑर्टन ने ऐसा भाई बहुत बार कर चुके हैं रैंडी ऑर्टन, तो ऐसा लगा था कि भाई जैसे ये रैंडी ऑर्टन वाली चीज है रैंडी ऑर्टन के साथ ही खेल रहा है, लेकिन भाई सच में भाई ये सब रियल है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ भाई सच में रियल है, क्योंकि ये मैच जो है एडवर्टाइजमेंट से हट चुका है। सीधी सी बात है कि केविन ओवेंस ने ये कहा कि उन्हें जो है चोट लगी, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से राय ली, लेकिन तब जो है कुछ भी ठीक नहीं था। मेरी जो है MRI रिपोर्ट्स आने वाली थी और अब जब लास्ट वीक मेरी MRI रिपोर्ट्स आई तो उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ जो है बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, इसलिए मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। और मैं जो है तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं रेसलमेनिया में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो शुक्रिया और मुझे माफ करना है। ऐसा कहकर केविन ओवेंस यहाँ से चल देते हैं और सब लोग जो है थैंक यू केविन ओवेंस के नारे लगाते हैं। भाई सच में भाई केविन ओवेंस ने जो किया भाई उसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई प्रेज है। इसके बाद यहाँ पर अचानक से रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं और फिर रैंडी ऑर्टन भाई वो भी काफी निराश थे इस चीज को लेकर और वो कहते हैं कि ये सब सच में हुआ है तो ठीक है जा भाई। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं और निक ऑल्डिस कहते हैं कि देखो मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन अब तुम्हारे लिए भी रेसलमेनिया में कोई प्लान्स नहीं है। जिसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन का दिमाग फिर जाता है और रैंडी ऑर्टन का RKO लगा देते हैं निक ऑल्डिस को और भाई रैंडी ऑर्टन का दिमाग पूरी तरीके से हिला हुआ है। लेकिन भाई देखो निक ऑल्डिस को अब जो है फाइन नहीं मांगना पड़ेगा भाई रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन जब आए थे भाई उन्होंने स्मैकडाउन के ऊपर जब वो आए थे उन्होंने RKO लगाए थे निक ऑल्डिस को और उन्होंने $100 दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा फाइन तो $50 का, तुम 100 क्यों दे रहे हो। तो निक ऑल्डिस को रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि भाई अगली बार के लिए, तो भाई अगली बार वाला अब उतार दिया है। तो भाई निक ऑल्डिस का फाइन कंप्लीट हो चुका है। रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि तुझे दूसरी RKO लगेगी, वो लग चुकी है, लेकिन रैंडी ऑर्टन का पैथ जो है काफी अनक्लियर हो चुका है और केविन ओवेंस तो भाई उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मतलब भाई ही इज अमेजिंग भाई, वो सबसे अलग टैलेंट है भाई उसके, वो भाई मतलब भाई मुझे बहुत पसंद है वो। और अब उसके साथ ये चीज हुई है और रैंडी ऑर्टन इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं भाई, क्योंकि उनके साथ बहुत बार ऐसी चीजें हुई है। तो भाई आई होप कि भाई वो जल्दी से अपनी सर्जरी कर ले, रिकवर हो जाए और अच्छे से ठीक होकर केविन ओवेंस फिर से वापस आ जाए कभी ना कभी। लेकिन अभी के लिए जो चीजें हैं वो यही है कि भाई केविन ओवेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे रेसलमेनिया में सर्जरी के चलते, और अब जो ये मैच है रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस ये कैंसिल हो चुका है पूरी तरीके से। WWE ने इसे एडवर्टाइज करना भी बंद कर दिया। अगर हमें ये लगता है कि भाई ये शायद स्टोरी का पार्ट है, लेकिन ये स्टोरी का पार्ट नहीं है। अगर स्टोरी का पार्ट होता तो WWE एडवर्टाइज करती रहती इस मैच को, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया है हर जगह से इस मैच को। अब ये नहीं हो रहा है और रैंडी ऑर्टन के लिए कोई सरप्राइज अपोनेंट आने वाला है, पता नहीं वो कौन होगा। काफी सारे रूमर्स तो हैं भाई, क्योंकि काफी लोगों ने री साइन किया है WWE के साथ। रूसेव और एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न होने वाला, तो भाई देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन का सरप्राइज अपोनेंट कौन होने वाला रेसलमेनिया। अब चलते हैं भाई मेन इवेंट की तरफ, तो क्योंकि मेन इवेंट में रोमन रेंस आने वाले थे। कमर्शियल खत्म होता है भाई, एक गाड़ी आती है ट्राइबल चीफ और रोमन रेंस भाई पूरे एटीट्यूड में बाहर आता है भाई। वो शिकागो को उसने एक्नॉलेज करने को बोला, तो एक्नॉलेज किया भाई शिकागो वाले ने, और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसने मुझे बुलाया था और वो मुझे फेवर बताना चाहता है, तो कृपया करके तू बाहर आ और मुझे अपना फेवर बता, क्या है वो फेवर। तो यहाँ पर काफी टाइम तक वेट करते हैं रोमन रेंस, लेकिन भाई CM पंक नहीं आते बाहर। लेकिन यहाँ पर और ही कोई आ जाता है, सेथ रॉलिंस भाई। यहाँ पर वो आकर फिर से भाई पॉल हेमन को छेड़ने लगते हैं। तो भाई मतलब सेथ रॉलिंस जो आज कर रहा था भाई सच में भाई वो देखकर मुझे काफी मजा आ रहा था भाई। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर आकर रोमन रेंस को रियलिटी चेक देने लगते हैं। वो कहते हैं कि देख तू अपनी एक फैंटेसी दुनिया में रहता है, लेकिन तुझे रियलिटी समझने की जरूरत है। रोमन रेंस कहते हैं कि देख कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरे ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकता ना, तू भरोसे के लायक ही नहीं है, लॉयल्टी नाम की तेरे अंदर कोई चीज ही नहीं है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझे लॉयल्टी नहीं आती, ठीक है लॉयल्टी तो देख लेंगे थोड़ी देर में, आने वाला CM पंक देखो आ ही रहा होगा। उसके बाद भाई CM पंक आ ही जाते हैं यहाँ पर। CM पंक आकर कहते हैं तुम जानना चाहते हो ना फेवर क्या है, तो सुनो रेसलमेनिया में जब ये मैच होगा
तो मेरे कॉर्नर में होगा तुम्हारा वाइस मैन, मेरा बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन। जिसके बाद भाई रोमन रेंस वो अचानक से हंसने लगते और वो कहते हैं कि अब मुझे क्या लगता है ये पता है ये कौन है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इसे एक टाइम पर छोड़ दूंगा लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मैंने इसे बचाया है। तो वाइस मैन इसके लिए थोड़ा आसान करो, इसे नो बोलो जल्दी से। पॉल हेमन रोने लगते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि ये तू रो क्यों रहा है, मैंने तुझे रेलेवेंट बनाया, मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया वापस। पॉल हेमन मैं आखिरी बार ये बात कह रहा हूँ, इसे नो बोल, मना कर इसे। उसके बाद पॉल हेमन कहते कि मैं मना नहीं कर सकता मेरे ट्राइबल चीफ। और ये सुनकर भाई सेथ रॉलिंस तो भाई अलग ही मजे में वो तो भाई बल आ चुके, पेट पकड़कर हंस रहे हैं भाई, क्या ड्रामा देखने को मिल रहा है। और पॉल हेमन का रुमाल निकालकर रोमन रेंस जो है आंसू पोंछने लगते हैं, लेकिन सीएम पंक पीछे से अटैक कर देता है रोमन रेंस के ऊपर, उसे जीटीएस हिट कर देता है। सेथ रॉलिंस को कहता है कि आजा तू भी लड़ ले, लेकिन सेथ कहता है कि यार इतने अच्छे मूड में हूं मैं क्यों लड़ूंगा, मैं तो चला हट, इतना अच्छा ड्रामा देखने को मिल गया और क्या चाहिए। तो भाई सेथ ने आज बहुत मजे लिए भाई, सच में बहुत ज्यादा। इसके बाद शो जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन शो के दौरान बहुत कुछ हुआ था। मिज और कार्मेल हैरिस जाकर प्रीटी डडली से बात कर रहे थे और प्रीटी डडली यहाँ पर पूछने लगे कि पता है तुम्हारे लिए सबसे डिसअपॉइंटमेंट चीज क्या है, मरीन 3, 4, 5, 6। और मिज कहते हैं कि ये मरीन कम से कम मूवीज बनी तो है, तुम्हारी म्यूजिकल कहाँ है, वो तो बनी भी नहीं। और म्यूजिकल की बात आए तो भाई म्यूजिकल बन रहा है, आ जाएगा कभी ना कभी, लेकिन तुम मिज तुमने किया क्या है। तो वो कहता है कि मैं 9 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तुमने कभी चैंपियनशिप जीती है। तो कहते हैं कि अरे छोड़ तू टैग टीम में क्या कर लेगा देख। और मिस कहता है कि हम हैं ऑस हिम और हम ये साबित कर देंगे, मिल जाना हमें तुम रिंग में। पता नहीं ये मैच कब होगा, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलता है, यानी कि ड्रू पायरेट मैकिंटायर, ड्रू प्राइम। पता नहीं भाई इसके लिए कौन सा नाम निकालूं, शायद कैप्टन मैकिंटायर में भी भाई ये सबसे बेस्ट रहेगा शायद। वो यहाँ पर कहते हैं कि इस गधे ने मुझे हर जगह पे पिस ऑफ किया, रॉयल रंबल एलिमिनेशन चैम्बर इसने मुझे, डेमियन पीस ने मुझे निकाला। और अब सुन, मैं जो है पिछले हफ्ते जीत चुका था, उसके बावजूद इसने पीछे से आकर अटैक किया, हमेशा परछाइयों से निकलकर मेरे ऊपर अटैक करता है। उसने मेरे ऊपर मेरे आंखों में एक ग्लास मार दिया, मेरा शीशा, मेरा आंख टूट गई, देख मुझे पायरेट बना दिया। तो इसीलिए अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और सब जानते हैं जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो बहुत बुरा होता है किसी के साथ। उसके बाद डेमियन पीस भी अपनी एक वीडियो बनाकर भेजते हैं और वो कहते हैं मुझे लगता है कि सब तुझे विक्टिम बनाते हैं। सुन, तेरे साथ जो भी कुछ हुआ, रेसलमेनिया में तेरे पास तेरा मोमेंट था, तूने सीएम पंक से पंगा लिया, उस वजह से मैंने अपना काम किया, मैंने बस अपना काम किया, कैश इन किया, मैं चैंपियन बना। उसके बाद क्लैश एट द कासल में तेरे उसी ऑब्सेशन ने तेरा पीछा किया और उस वजह से तू वहां पर हार गया। मनी इन द बैंक कैश इन करना आया, वही चीजें तेरे पीछे आई और उस वजह से वहां पर तू हारा। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं अपना काम कर रहा था। एलिमिनेशन चैम्बर, रॉयल रंबल, वहां पर एलिमिनेट करना होता है, मैंने तुझे एलिमिनेट किया, लेकिन तूने पीछे से अटैक किया। तू सोचता है कि परछाइयों से अटैक होता है, नहीं, परछाइयों से अटैक तू करता है, लेकिन अब कोई परछाई नहीं होगी क्योंकि अगले हफ्ते तू और मैं आमने सामने। तो भाई अगले हफ्ते फेस टू फेस होगा, ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का रे फिनिक्स वर्सेस हुम्बर्टो कैरेलो का मैच होगा और एक वुमेन्स गॉन्टलेट मैच होगा। विनर्स जो भी जिसमें जीतेगा वो रेसलमेनिया में लड़ेगा लिव मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगेज से वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। भाई इनमें से जरूर कोई इंजर्ड होने वाला है और फिर उसके जगह पर कोई और आने वाला है, पक्का भाई अगले हफ्ते यही होने वाला है इस मैच में। उसके अलावा अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स रिटर्न करने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर अगले हफ्ते। क्या ही कर सकते हैं भाई, एक दिन जो बंदा नहीं आया उसका अगले हफ्ते रिटर्न ही होता है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। क्या मतलब अगले हफ्ते द रॉक भी शो के ऊपर आएगा क्योंकि पिछले हफ्ते जॉन सीना की जो बैंड बजाई है भाई कोडी रोड्स ने, तो उसका बदला लेने के लिए भाई जॉन सीना बोला होगा कि भाई मुझसे नहीं समझ रहा, इसको आके संभाल थोड़ा। तो ऑफ कोर्स नॉट भाई द रॉक आ सकते हैं, तो पता नहीं भाई द रॉक कब आएंगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वो लास्ट स्मैकडाउन और रॉ पर जरूर आएंगे जो रेसलमेनिया से पहले होंगे, तो उनका वेट करेंगे। और जो आज की स्मैकडाउन थी बहुत बढ़िया भाई, सेथ रॉलिंस ने जो मजे लिए भाई वो मुझे काफी बढ़िया लगा भाई। अब फाइनली फील हो रहा है कि भाई हम सच में रेसलमेनिया के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और रेसलमेनिया के लिए सारी चीजें बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं, लेकिन भाई कुछ चीजें बिगड़ भी चुकी हैं क्योंकि अब एक ऐसा मैच जो है ऐसी जगह पर जा चुका है जहां पर उसे नहीं होना चाहिए था, यानी कि एक ऐसा मैच जो एडवर्टाइज तो हुआ लेकिन कभी हो नहीं पाया, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस से। तो भाई देखते हैं रैंडी ऑर्टन का क्या पैथ होगा। और भाई जो भी चल रहा है भाई सच में मजा आ रहा है भाई, स्मैकडाउन बहुत ही अमेजिंग थे भाई इस बार की। तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट में बताओ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।